गायनी जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया है। आज जो है वो लास्ट टॉपिक है गायनी का। इसके बाद गायनी ऑप्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनीमिया इन प्रेगनेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ इन जनरल प्रेगनेंसी नहीं, गायनी से ही नहीं, नॉर्मली भी फीमेल पेशेंट या मेल पेशेंट फीमेल कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है, क्योंकि एनीमिया ये सारी कंडीशन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशंस हैं, जो कि पीएचसी सीएचसी पे जहाँ एएमओ की पोस्टिंग होती है वहाँ पे एएमओ की पोस्टिंग होगी, पीएचसी पे वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनीमिया इन प्रेगनेंसी है, और इसका जो ट्रीटमेंट पोर्शन है वो प्रेगनेंसी में भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। और अगर इन जनरल अगर हम बात करें कि नॉर्मल पेशेंट कोई आता है और उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है, जो क्लासिफिकेशन है एनीमिया का, उसके हिसाब से क्या है जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो क्या है, इन जनरल जो एनीमिया होता है उसमें भी क्या सेम रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनीमिया सभी लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमन हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, और ये क्या है कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है, और इसके सिम्टम्स वगैरह जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनीमिया क्या है, मोस्ट कॉमन हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो क्या है कम होता है, जिसकी वजह से जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की ना वो कम हो जाती है। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें एनीमिया का, तो जो मोटा मोटा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या है फिजियोलॉजिकल एनीमिया और दूसरा है पैथोलॉजिकल। ठीक है, और इसके बाद जो ज़्यादा कॉमन क्लासिफिकेशन है वो क्या है, डिफिशियंसी एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, हेरिडिटरी एनीमिया, बोन मैरो इनसफिशियंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ इन्फेक्शन, क्रोनिक डिजीजेस, हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसी। ठीक है, तो अगर हम लोग मोटा मोटा क्लासिफिकेशन करें तो एनीमिया को हम क्या इतने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि डिफिशियंसी एनीमिया, इसमें जैसे किस किस की डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है, आयरन डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी। ठीक है, तो अगर बॉडी में आयरन की कमी है, आयरन की डिफिशियंसी है, तो क्या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। यानी ऐसा एनीमिया जो क्या है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के डिफिशियंसी की वजह से बॉडी में हो रहा है, उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, डिफिशियंसी एनीमिया में। ठीक है, सेकेंड क्लासिफिकेशन जो वो क्या है, हेमरेजिक एनीमिया। तो हेमरेजिक एनीमिया में फर्दर क्या एक्यूट और क्रोनिक दो केस बनते हैं। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि रिसेंटली हुआ है, सडन क्या है ब्लीडिंग हुई है, एक्सीडेंट है या कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से क्या सडन ब्लड लॉस हुआ है, जिसकी वजह से क्या है एनीमिया की कंडीशन डेवलप हुई है। और क्रोनिक का मतलब क्या ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लोली करके ब्लड लॉस लगातार होता रहा है, जिसकी वजह से क्या एनीमिया डेवलप हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हुकवर्म इन्फेस्टेशन है, ब्लीडिंग पाइल्स है, तो इन सब की वजह से क्या होता है क्रोनिक एनीमिया होता है। ठीक है, एक आमला को एक समी को पौधा में ठीक, अभी मैं अपने से कर दे रहा मैसेज कर क्यों नर्सरी करेगी लेकर यहाँ। तो ये सेकंड क्या है हेमरेजिक एनीमिया। ठीक है, हेमरेजिक एनीमिया में एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट का क्या होता है, इसमें मैंने बता दिया इसकी सडन ब्लड लॉस की वजह से जो एनीमिया हो रहा है। ठीक है, और क्रोनिक क्या हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन में, क्रोनिक यानी कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, लंबे समय के कंडीशन की वजह से एनीमिया डेवलप हुआ है, जैसे कि हुकवर्म इन्फेस्टेशन, ब्लीडिंग पाइल्स एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, हेरिडिटरी एनीमिया। तो हेरिडिटरी एनीमिया में जैसे क्या क्या आता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, हेरिडिटरी हीमोलिटिक एनीमिया, जैसे उसमें जैसे हेरिडिटरी हीमोलिटिक एनीमिया में क्या है स्फीरोसाइटोसिस आता है, आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हेरिडिटरी में रखे जाते हैं, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हेरिडिटरी हीमोलिटिक एनीमिया, फॉर एग्जांपल आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट, स्फीरोसाइटोसिस, ये सब क्या है हेरिडिटरी एनीमिया के अंदर आते हैं। इसके बाद क्या है बोन मैरो इनसफिशियंसी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, बोन मैरो इनसफिशियंसी।
तो इसकी वजह से क्या है, ये क्या है, इसमें क्या क्या हाइपोप्लेजिया है, यानी कि कम फॉर्मेशन हो रहा है, या एप्लेजिया है, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। ठीक, एप्लेजिया या हाइपोप्लेजिया क्या है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है। ठीक, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, ड्रग्स जो कि क्या वो बोन मैरो का सप्रेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन है, इंडोमिथासिन है। ठीक है, तो जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, बोन मैरो इनसफिशियंसी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, एनीमिया ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, काला जार है। ठीक है, इन सभी में क्या होता है, आरबीसी जो है उनका क्या डिस्ट्रक्शन होता है मलेरिया में। ठीक है, टीबी, काला जार वगैरह है, तो ये क्या इन्फेक्शन है, कॉन्टिन्यूस इन्फेक्शन चल रहा है बॉडी में, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या एनीमिया जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो है वो क्या है, क्रोनिक डिजीजेस या नियोप्लाज्म। पेशेंट को क्या कोई क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे कोई रीनल डिजीज़ है, या फिर क्या कोई कैंसरस कंडीशन है, नियोप्लाज्म है। तो कैंसर कंडीशन, इन सब में भी क्या होगा, पेशेंट में एनीमिया डेवलप होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हिमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसी, यानी नॉर्मल कैंसर और इसमें हिमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसी में क्या है, नियोप्लाज्म जो बॉडी में किसी भी पार्ट में किसी भी चीज़ का कैसा भी हो सकता है, जबकि हिमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसी का मतलब क्या है कि ब्लड और ब्लड रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनके मैलिग्नेंसी की वजह से, जैसे ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, तो इसकी वजह से क्या है, पेशेंट में एनीमिया डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया है। वहाँ पे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं पूछते हैं कि एनीमिया क्लासिफाई करो। अगर आपसे करते हैं तो आप अगर इनमें से एक दो भी बता देते हैं कि डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, हेमरेजिक एनीमिया होता है, या एनीमिया ऑफ इन्फेक्शन होता है, ठीक है, क्रोनिक डिजीजेज या न्यूप्लाज्मा, दो चार भी बता देते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। ठीक है, क्योंकि बेसिस ये होता है कि आपको कुछ आइडिया है। अगर ऑब्स्ट्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन सभी टाइप में जो दो सबसे कॉमन एनीमिया हैं, कौन कौन से, एक तो डिफिशिएंसी एनीमिया और हेमरेजिक एनीमिया। तो ऑब्स्ट्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब प्रेग्नेंट लेडी में जो मोस्ट कॉमनली एनीमियाज देखने को मिलते हैं वो कौन से दो तरीके के होते हैं। एक तो डिफिशिएंसी एनीमिया होता है कि यानी लेडी में आयरन की डिफिशिएंसी हो सकती है, या फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी हो सकती है, या विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, या फिर प्रोटीन डिफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या एनीमिया डेवलप कर रहा है। या फिर हेमरेजिक एनीमिया हो सकता है, जिसमें क्या है, जैसे अर्ली हेमरेज इन प्रेगनेंसी होता है, अर्ली हेमरेज इन प्रेगनेंसी, या एंटीपार्टम हेमरेज है जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया, ब्रेप्शियो प्लेसेंटी वगैरह आते हैं। तो जो दो सबसे कॉमन कॉजेज हैं या टाइप्स ऑफ एनीमिया है जो कि प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेट्रिक्स से कंसर्न है, वो क्या है, डिफिशिएंसी एनीमिया और हेमरेजिक एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद अगर क्या कहते हैं हम लोग बात करें कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, यानी एनीमिया के कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो इसमें अगर डिवाइड करना चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, बट वहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं बताना, आप एक साथ पूरे बता दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। तो क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं एनीमिया के, फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि पेशेंट क्या है, लेडी है या कोई इन जनरल पेशेंट है, वो क्या है, इस तरीके की डाइट ले रहा है, इस तरीके का खान पान कर रहा है जिसमें क्या प्रॉपर आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन B12 है, इन सब की क्या है, कमी है। वो ये जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट जो है वो फिलफिल नहीं हो पा रही है। जंक फूड वगैरह, धुलो जाके सुनीता, जंक फूड वगैरह ज़्यादा ले रहा है, फास्ट फूड खा रहा है। ठीक है, तो फॉल्टी डाइटिक हैबिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉल्टी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। अब इसमें जैसे कि क्या है, इंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन था, जैसे हुकवर्म है ना, ये सब क्या करते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म जो होता है आयरन का, ये सब क्या रिड्यूस हो जाता है। तो अगर पेशेंट नॉर्मल डाइट, अच्छी डाइट ले भी रहा है, उसके बाद भी क्या, अगर जैसे हम पेशेंट से डायग्नोसिस मतलब जब उससे की हिस्ट्री लेते हैं और देखते हैं कि पेशेंट की डाइट वगैरह जो सब कुछ ठीक है, बट स्टिल उसमें एनीमिया प्रेवलेंट है, तो नेक्स्ट क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म जो है वो ठीक नहीं है। तो क्या है, पहला क्या हो गया, फॉल्टी डाइटिक हैबिट्स हो गई। सेकेंड कॉज क्या हो गया, फॉल्टी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। ठीक है,
तीसरा क्या होता है, आयरन लॉस, यानी कि आयरन प्रॉपर ले रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है, बट बॉडी से आयरन का लॉस क्या ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि पसीने में क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी आयरन का जो लॉस होता है वो ज़्यादा होता है, यहाँ तक 15 मिलीग्राम पर मंथ तक हो सकता है स्वेट के थ्रू आयरन का जो लॉस है। सेकेंड कॉज क्या हो सकता है, मतलब इसी में जो फर्दर है, एक तो क्या है स्वेटिंग के वजह से आयरन का लॉस हो रहा होता है, दूसरा क्या होता है रिपीटेड प्रेगनेंसीज एट शॉर्ट इंटरवल। ठीक है, यानी कि शॉर्ट इंटरवल में ही क्या लेडी बार बार प्रेग्नेंट हो रही है, रिपीटेड प्रेगनेंसीज एट शॉर्ट इंटरवल। इसीलिए कम से कम क्या है दो बच्चों के बीच में 2 से 3 साल का गैप रखने के लिए काउंसिल किया जाता है। जब पीएनसी यानी पोस्टनेटल केयर में आते हैं तो हम लोग उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और ये सब बताते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, नेक्स्ट क्या हो सकता है आयरन लॉस का कारण, एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और उससे भी ज़्यादा उस एक्सेसिव ब्लड लॉस का जो कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हो रहा है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, और ना ही उसको कोई क्या ध्यान दिया जा रहा है, ना तो उसको कुछ ट्रीटमेंट, मतलब लेडी को पता ही नहीं है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, या फिर पता भी है तो उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं, फोकस नहीं, उसके लिए प्रॉपर क्या ट्रीटमेंट या मेडिसिन नहीं ली जा रही है। तो एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और क्या कॉज हो सकता है आयरन लॉस का, हुकवर्म इन्फेस्टेशन। ठीक है, हुकवर्म क्या करते हैं, ब्लड का डिप्लीशन कॉज करते हैं। ठीक, इसके बाद क्या क्रोनिक मलेरिया हो सकता है, ब्लीडिंग पाइल्स या डिसेंट्री, इसकी वजह से भी क्या होता है ब्लड लॉस होगा, और इसकी वजह से भी क्या होता है आयरन लॉस, और क्या एनीमिया डेवलप होगा। फिर इसके साथ ही इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ आयरन, जैसे कि प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में क्या होता है बॉडी की जो डिमांड होती है आयरन की वो क्या बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से भी क्या एनीमिया डेवलप होता है। तो क्या है इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्या है डिमिनिश्ड इनटेक ऑफ आयरन, वो तो हमने फॉल्टी डाइटिक हैबिट्स में कवर कर लिया था। ठीक है, और इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन, इसके साथ ही साथ क्या होता है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड किस कंडीशन में हो जाती है लेडी में, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी से ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी है तो उसमें क्या होता है जो एक बच्चे में जो आयरन की डिमांड थी वो क्या डबल हो जाएगी, उससे क्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो एक्सेस डिमांड हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एग्जाम्पल क्या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या फिर वुमेन विद रैपिडली रिकरिंग वही रिपीटेड प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो ये सभी क्या है कॉजेज हैं, क्या क्या फॉल्टी डाइटिक हैबिट्स, फॉल्टी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, आयरन लॉस, ठीक है थ्रू स्वेट ड्यू टू रिपीटेड प्रेगनेंसीज एट शॉर्ट इंटरवल, excessive blood loss during menstruation, hookworm infestation, chronic malaria, bleeding piles, dysentery, increased demand of iron, excess demand of iron। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है बॉडी में जो एनीमिया है वो डेवलप करता है। ठीक ना, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि पेशेंट जो है वो किस तरीके के सिम्टम्स जो है वो लेके आएगा। तो पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फैटीग, वीकनेस, एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगती है, इंडाइजेशन, पैल्पिटेशन, डिस्निया, गिडीनेस, स्वेलिंग ऑफ द लेग। ठीक है, तो ये सभी सिम्टम्स क्या है देखने को मिलते हैं पेशेंट। और पेशेंट क्या है थकान बताता है, हमेशा क्या थकान महसूस होती रहती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। ठीक है, भूख नहीं लगती है, खाना प्रॉपरली क्या डाइजेस्ट नहीं होता है, पैल्पिटेशन होता है यानी मतलब दिल क्या तेज़ तेज़ से क्या धड़कता है, डिस्निया यानी कि चलते हैं तो सांस फूलती है, और अगर सीवियर एनीमिया हो तो क्या है बैठे बैठे भी क्या सांस फूलने लगती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, गिडीनेस चक्कर जैसे आते हैं, और पैरों में क्या सूजन आ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या हैं एनीमिया में देखने को मिलते हैं। इन जनरल जो है ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद स्पेसिफिक एनीमिया जो है जैसे थैलेसीमिया वगैरह है तो उसमें हाइट वगैरह भी कम बढ़ती है, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है, वो अलग केस है। इन जनरल जो है यही सभी सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन क्या करते हैं, ऑन एग्जामिनेशन हमें क्या क्या साइंस जो है वो मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या पैलर मिलता है,
ठीक है। पेशेंट को जब हम एग्जामिन करेंगे तो पैलर मिलेगा। पेशेंट में ग्लोसाइटिस और स्टोमेटाइटिस बार बार हो रहा होगा, एविडेंस होंगे ग्लोसाइटिस के और स्टोमेटाइटिस के। लेग्स में एडिमा मिलेगा, ठीक है। कभी कभी क्या मरमर साउंड भी सुनाई देता है, सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर, क्रेप्ट साउंड सुनाई देता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? कंजेशन होता है लंग्स के बेस पे, ठीक है। तो ये सारा ऑन एग्जामिनेशन हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक। इसके बाद हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, तो क्या है, हीमोग्लोबिन जैसे देखते हैं कितना है, तो उसके लिए या तो हम लोग हीमोग्लोबिन या फिर हम लोग क्या सीबीसी कराते हैं। सीबीसी में क्या होता है, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, इन सब का क्या है पता चल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या ये इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराते हैं, मतलब नॉर्मली जो सबसे मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन है वो बता रही हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद फिर जो ट्रीटमेंट होता है, तो सबसे ट्रीटमेंट में क्या, ट्रीटमेंट से पहले कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है एनीमिया का प्रेगनेंसी में। मतलब एनीमिया अगर किसी लेडी को, हम लोग इतना फोकस क्यों देते हैं एनीमिया पे, क्यों ये ट्रीट करना, क्यों इस पर ध्यान देना इतना ज़रूरी है, क्योंकि एनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, प्रीक्लिम्शिया, ठीक है। इसके बाद रिकरेंट या इंटरकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, ये नॉर्मली 30 से 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे होता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, प्रीक्लिम्शिया, इंटरकरेंट इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर और प्री टर्म लेबर। ड्यूरिंग लेबर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यूट्राइन इनर्शिया, पोस्टपार्टम हेमरेज यानी पीपीएच हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, और पेशेंट क्या शॉक में भी जा सकती है, ठीक है। तो यूट्राइन इनर्शिया, पीपीएच, कार्डियक फेलियर, शॉक, ये क्या ड्यूरिंग लेबर ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर प्यूपेरियम में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं एनीमिया की वजह से, प्यूपरल सेप्सिस हो सकता है, सब इन्वोल्यूशन हो सकता है, पुअर लैक्टेशन हो सकता है, प्यूपरल विनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। और जो रिस्क पीरियड होता है जब क्या पेशेंट की जान तक जा सकती है, तो वो क्या क्या कब कब होता है, 30 से 32 वीक्स में क्या होता है, हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ड्यूरिंग लेबर क्या है, अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और स्टॉप नहीं हो रही है, ठीक है, तो भी क्या पेशेंट की जान तक जा सकती है। इसके बाद क्या है, डिलीवरी के तुरंत बाद वही पीपीएच की कंडीशन जो तब क्या है पेशेंट की जान पे बन सकती है। और जो प्यूपेरियम के स्पेशली स्टार्टिंग के जो 7 से 8 दिन 7 to 10 डेज होते हैं, उसमें क्या कार्डियक फेलियर या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का क्या बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये क्या रिस्क पीरियड होता है किसी भी एनीमिक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, ठीक। और एनीमिया का इफेक्ट बेबी पे क्या होता है, तो क्या होगा, लो बर्थ वेट बेबी होने के यानी LBW, लो बर्थ वेट बेबीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। IUD यानी इंट्रा यूट्राइन डेथ होने के चांसेस भी क्या बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, लो बर्थ वेट बेबीज़, इंट्रा यूट्राइन डेथ, ये सब क्या एनीमिया की वजह से ये सारे कंडीशंस होने के भी क्या चांसेस रहते हैं। अब इसके बाद क्या प्रोग्नोसिस की अगर बात करें, तो अगर ये अर्ली इसका डिटेक्शन हो जाता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो एनीमिया क्या है पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं कि जो ठीक नहीं हो सकती है। हेल्दी मदर, हेल्दी बेबी, ANC में इतना जो हम लोग फोकस करते हैं वो इसीलिए होता है कि प्रॉपरली क्या इसे ट्रीट करें तो ये ठीक हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो 2 तरीके का ट्रीटमेंट क्या है, एक प्रोफाइलैक्टिक और दूसरा क्या है क्यूरेटिव, ठीक है। प्रोफाइलैक्टिक में क्या आएगा, अवॉइडेंस ऑफ फ्रिक्वेंट चाइल्ड बर्थ, यानी कि 2 प्रेगनेंसीज के बीच में कम से कम नहीं तो 2 साल का डिफरेंस तो हो, अगर 3 का नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट 2 years डिफरेंस हो बिटवीन 2 चाइल्ड, ठीक है। तो अवॉइडेंस ऑफ फ्रिक्वेंट चाइल्ड बर्थ, सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी, डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन,
यानी कि क्या बैलेंस डाइट ले जिसमें आयरन प्रोटीन सब कुछ क्या है नीड के हिसाब से हो बॉडी की। एडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, यानी अगर किसी मदर को अगर किसी लेडी को या किसी पेशेंट को हुकवर्म इन्फेस्टेशन है या डिसेंट्री है या मलेरिया है या ब्लीडिंग पाइल्स है तो क्या प्रॉपर उसका क्या ट्रीटमेंट कराएं। जब ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी तो एनीमिया क्या अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन बीमारियों की इनकी वजह से क्या एनीमिया डेवलप हो रहा है। ठीक। अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉलिंग हीमोग्लोबिन लेवल, ताकि क्या है शुरुआत से ही क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो प्रोफाइलैक्टिक में क्या है अवॉइडेंस ऑफ फ्रिक्वेंट चाइल्ड बर्थ, सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी, डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन, एडिक्वेट ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉलिंग हीमोग्लोबिन लेवल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट कब शुरू होगा जब हम लोग एक्यूरेट डायग्नोसिस बना लें किसकी कॉज ऑफ एनीमिया की, कि कॉज क्या एनीमिया का और टाइप ऑफ एनीमिया क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि डिफिशियंसी की वजह से है, हैमरेज की वजह से है, डिजीज़ की वजह से है। ठीक है, तो जो भी कॉज है उसके हिसाब से फिर क्या है ट्रीटमेंट होगा, और टाइप ऑफ मतलब टाइप हो गया और कॉज हो गया उसकी वजह से डिसाइड होगा। और इसके साथ ही साथ किस पे डिपेंड करेगा ट्रीटमेंट, सीवियरिटी पे, कि माइल्ड एनीमिया है, मॉडरेट एनीमिया है या फिर क्या है सीवियर एनीमिया है। ठीक है, तो अगर हीमोग्लोबिन लेवल 7.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, ठीक है, तो ये क्या सीवियर में आता है। 7.5 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम है तो क्या पेशेंट का क्या है हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। ठीक है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे, वहाँ पे क्या उसकी डाइट प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं एपेटाइट इंप्रूव करने के लिए और डाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए मेडिसिन देंगे। ठीक है, और अगर और कोई कॉज है तो उसे इरेडिकेट करेंगे। ये क्या है कि जनरल ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके बाद स्पेसिफिक थेरेपी की बात करें तो वो क्या है डिपेंड करेगी चॉइस ऑफ थेरेपी, जो मतलब सीवियरिटी ऑफ एनीमिया मैंने जैसे बताया था कि ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, सीवियरिटी ऑफ एनीमिया क्या है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटरी फैक्टर क्या है। तो जो इसमें क्या एक ओरल थेरेपी है, दूसरा क्या पेरेंटल थेरेपी है। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं सीवियर जब है सीवियर एनीमिया यानी 7.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है हीमोग्लोबिन का लेवल, तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने के बाद क्या पेरेंटल थेरेपी देंगे। ठीक है, अब पेरेंटल थेरेपी में भी क्या है हमें मेडिसिन देनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे। ठीक है, अगर स्टार्टिंग के सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो हम क्या है उसमें मेडिसिन का ये इंजेक्शंस वगैरह देंगे। अगर लास्ट ट्राइमेस्टर या लास्ट मंथ चल रहा है तो फिर हम क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है, तो पेरेंटल थेरेपी जो है ये दो तरीके से दी जाती है। एक क्या होता है आईवी रूट है, इंट्रावेनस रूट, और दूसरा क्या है आईएम रूट। ठीक है, तो आईवी रूट या आईएम रूट ये हम कब यूज़ करेंगे जब क्या है लास्ट मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है सीवियर एनीमिया है। तीसरा क्या पेशेंट इज़ नॉट कोऑपरेटिव टू टेक ओरल आयरन। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। आईवी में क्या होता है हम लोगों को उसके लिए कंपाउंड जैसे क्या आयरन सुक्रोज यूज़ करते हैं, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट यूज़ करते हैं, आयरन डेक्स्ट्रान यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आयरन सुक्रोज क्या है 100 मिलीग्राम पर डोज देना होता है डेली फॉर 10 डेज़ के लिए, और जो सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स है ये 125 मिलीग्राम पर डोज देते हैं, एक डोज पर डे देते हैं 8 दिन के लिए कम से कम। ठीक है, इसी तरीके से आईएम में हम लोग क्या है आयरन सुक्रोज देते हैं 20 मिलीग्राम पर एमएल, या आयरन डेक्स्ट्रान है तो 50 मिलीग्राम पर एमएल। ठीक है, तो ये क्या है डोज का कैलकुलेशन होता है कि हम ये आईवी में अगर हम लोग आईवी दे रहे हैं तो किस तरीके से देंगे, और अगर आईएम दे रहे हैं तो आयरन सुक्रोज कितना 20 मिलीग्राम पर एमएल है, आयरन डेक्स्ट्रान क्या 50 मिलीग्राम पर एमएल है। ठीक है, वही आयरन सुक्रोज कितना था आईवी रूट से देने पे 100 मिलीग्राम पर डोज, और पर डे क्या है 1 डोज देंगे 10 दिन के लिए कम से कम। और इसके बाद डिपेंड कर रहा है कि कौन सा ड्यूरेशन है, मतलब कौन सा मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो उसके हिसाब से क्या है अगर लास्ट मंथ चल रहे हैं 8th 9th मंथ है और 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन है तो हम लोग क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर सीवियरिटी ऑफ एनीमिया माइल्ड या मॉडरेट एनीमिया है,
अभी जो है वो स्टार्टिंग के मंथ्स हैं प्रेगनेंसी के, पेशेंट जो है कोऑपरेटिव है, वो ओरल थेरेपी ले सकती है, तो हम उसमें क्या है ओरल थेरेपी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, एक टैबलेट जो है उसको क्या है पर डे पेशेंट को खाने के लिए दी जाती है। ठीक है, 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन डोज होती है, जो कि लेडी को क्या है पर डे लेने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो डिपेंड करता है सीवियरिटी पे, ड्यूरेशन पे, और पेशेंट जो है किस तरीके का ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या, या साथ में कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स क्या है प्रेगनेंसी में, या इन जनरल क्या है, उस हिसाब से हम लोग क्या है अपना जो ट्रीटमेंट है एनीमिया का वो डिसाइड करते हैं कि ओरल होगा या पेरेंट्रल होगा, पेरेंट्रल में भी आईवी होगा, आईएम होगा, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये जो है ये सारा क्या है एनीमिया के बारे में था। एनीमिया इन प्रेगनेंसी मैंने आपको बताया, और इन जनरल जो ट्रीटमेंट रहता है वो भी क्या है इसी तरीके का रहता है। जो अगर कोई जनरल पेशेंट आता है और वो एनीमिया का पेशेंट है, तो आपका जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर रहेगा, जो तरीका रहेगा, वो सेम यही रहेगा, इसी तरीके से होगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले।